Holy Grail, huh? Zeit zum Töten. 30 साल पहले 2017 में जमीन में आबाद इंसान पे ये राज खुलता है कि हाई रैंकिंग नाजियों का एक ग्रुप चांद की डार्क साइड पर आबाद है, जिन्हें दूसरी जंग अजीम में खुफिया तौर पे चांद पे कायम बेस पर भेजकर भुला दिया गया था। एक दहाई से भी ज्यादा अरसा अंधेरे में रहने के बाद उन्हें जंग अजीम में उनकी शिकस्त और उनके लीडर की मौत के बारे में पता चलता है, तो वो जमीन के उन तमाम वासियों से बदला लेना चाहते हैं जिन्होंने उन पर प्रोपेगेंडे का इल्जाम लगाया था, और यूं कमरी नाजियों और जमीनी इंसानों के दरमियान एटमी जंग छिड़ जाती है, जिसके नतीजे में जमीन एक साल के अंदर ही न्यूक्लियर ताबकारी से तबाह बर्बाद हो जाती है। आबो हवा और मौसम शदीद तर हो जाते हैं, हत्ता कि रेगिस्तान भी बर्फ से ढक जाते हैं। जो लोग जंग में बच गए थे ताबकारी या मौसम की शिद्दत से हलाक हो जाते हैं। बच जाने वाले करीब 1000 लोग उसी मून बेस पर जिंदगी बचाने का सोचते हैं जहां इस जंग से पहले नाजी रह रहे थे, तो वो नाजियों ही की स्पेसशिप में उनकी मून बेस पे पहुंच जाते हैं। इनका प्लान कामयाब रहता है और उन्हें जिंदा रहने के लिए नया ठिकाना मिल जाता है। महदूद सहूलियात के बावजूद ये लोग वहाँ 30 साल तक बआसानी गुजार लेते हैं। वो चांद की सतह पे पाई जाने वाले एक मिनरल के जरिए खुराक का बंदोबस्त करते हैं, जो अब बहुत तेजी से खत्म हो रहा होता है। इसके अलावा चांद पे आने वाले शदीद जिलजिलों से भी उनकी जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक होते हैं। इन तमाम लोगों की लीडर रेनेट नाम की एक औरत होती है, जो अपनी आवाम की बका की खातिर जरूरी लवाजमात की बेहतर फ्राहमी के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, मगर अब उसकी बढ़ती उम्र के साथ ये सारी जिम्मेदारियां उसकी नौजवान बेटी ओबी के कांधे पे आ जाती। किसी भी डायस्टोपियन रियासत की तरह यहाँ भी एक मखसूस कम्युनिटी ही हर सहूलत एंजॉय कर रही होती है, जबकि बाकी लोगों को सांस बहाल रखने की हद तक ही सहूलियात मुयस्सर होती हैं। और वो मखसूस कम्युनिटी थी चांद पे आबाद साबका नाजियों की, जो अब पागलपन की हद तक टेक्नोलॉजी के जुनून में मुब्तला होते हैं। वो लोग स्टीव जॉब्स की पूजा करते हैं। इनका मानना है कि जो कोई भी उनके फोन की डिफॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करे उसे खौफनाक मौत का मजा चखना चाहिए। इनके लीडर का नाम डोनाल्ड है, जो इनके रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों को एक मोबाइल ऐप के जरिए टुकड़ों में उड़ा देता है। ओबी और रेनेट दोनों डोनाल्ड के सख्त खिलाफ हैं, मगर ना चाहते हुए भी उनके साथ मिलकर रहना उनकी मजबूरी है। एक रोज रेनेट और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल देखते हैं कि एक अजीब सा नामालूम खलाई जहाज जमीन से उनकी बेस की तरफ आ रहा है, तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतने सालों बाद तक भी भला कैसे कोई जमीन पर जिंदा था। और मजीद हैरान कुन बात ये थी कि ऐसे हालात में भला जमीन वालों ने एक वर्किंग स्पेसशिप आखिर कैसे बना ली। रेनेट चाहती है कि इस शिप को चांद पे उतरने से पहले ही उड़ाकर इसमें मौजूद लोगों को भी खत्म कर दिया जाए, क्योंकि जमीन और चांद पर बसने वाले इंसानों की पिछली बार की मुलाकात का नतीजा अच्छा नहीं रहा था। ताहम ओबी ऐसा करने की मुखालिफ होती है, इसलिए वो अपनी अटैकिंग सिस्टम में जानबूझकर खराबी पैदा कर देती है ताकि उसकी माँ इस शिप पर अटैक लॉन्च ही न कर पाए। ओबी जमीन से आती स्पेस शिप की चांद पर लैंडिंग में भी मदद करती है और आने वाले चंद बच गए इंसानों से मिलती है, तो पता चलता है कि वो लोग जंग के बाद रूस में एक ज़ेरे जमीन बंकर में रह रहे थे, मगर ताबकारी के असरात का अरसा इतना लंबा हो गया था कि इस दौरान उनके पास मौजूद खुराक का जखीरा ही खत्म हो रहा था। तब उन्होंने चांद पे आबाद लोगों से मदद लेने का सोचा। ओबी उनसे पूछती है कि जमीन में बसने वालों को भला हम चांद वालों की खबर किसने की, तो इसका जवाब किसी के पास नहीं होता। जमीन से आने वाले ग्रुप के लीडर का नाम साशा होता है, और ये वही इंजीनियर है जिसने चांद पे आने के लिए स्पेसशिप बनाई थी। वो बहुत ज्यादा पुरजोश होता है कि आखिरकार उन्हें जिंदा रहने के लिए नया ठिकाना मिल ही गया, कि तभी रेनेट उसे सच्चाई बताती है कि इन्हें भी सस्टेन रखने के लिए चांद पर मतलूबा रिसोर्सेज नाकाफी हैं। वो इसे बताती है कि उन्हें यहाँ रहने के लिए एनर्जी की कोई अजीम शान सोर्स दरकार होगी, जो कम से कम दस्तयाब वक्त में ढूंढ पाना नामुमकिन नजर आता है। ताहम फिल वक्त वो लोग जमीन से आई इस नई मखलूक को स्टोरेज रूम्स में रख लेते हैं और उन्हें खुराक और पानी भी मुहैया कर देते हैं। ओबी एक खलाई स्टेशन को ठीक करने की कोशिश करती है, जिसमें से किसी वक्ती फायदे के लिए बरसों पहले कुछ पुर्जे निकालकर उसे नाकारा कर दिया गया था।
تو لوگ اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ وقتی فائدے کے لیے تب ایسا نہ کیا گیا ہوتا تو آج ورکنگ کنڈیشن میں وہ شپ ان کے رہنے کے کام آتا، جب زلزلوں کی وجہ سے ان کی مون بیس پر رہنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اوبی کا خیال ہے کہ اگر اسے مطلوبہ اوزار دستیاب ہوں تو وہ شپ کو ریپیئر کر سکتی ہے۔ تاہم مسئلہ یہ ہے کہ اسپیس شپ کی لانچ کے لیے اور مطلوبہ انرجی کے لیے ضروری منرلز دستیاب نہیں ہیں۔ شپ کی انجن پر کام کرتے ہوئے ایک روز اوبی ایک آدمی کو دیکھتی ہے جو چپکے سے نازیوں کے متروکہ آفیسز کی طرف کھسک جاتا ہے۔ اوبی اس آدمی کا پیچھا کرتی ان آفیسز میں جاتی ہے تو وہ آدمی اسے دبوچ کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ جب اوبی ہوش میں آتی ہے تو وہ خود کو فرر یعنی نازیوں کے پرانے لیڈر کے آفس میں پاتی ہے۔ یہ آدمی کچھ ہی روز پہلے زمین سے آنے والے لوگوں کے ساتھ آیا تھا۔ اوبی کے پوچھنے پر کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ مون کا نازی لیڈر ہے اور تیسری عالمی جنگ میں نازی آرمی کا کمانڈر۔ اوبی یہ سن کر شاک رہ جاتی ہے کیونکہ جنگ سے لے کر آج تک اس کی عمر میں بھی ایک دن کا بھی فرق نظر نہیں آتا تھا۔ اوبی اس کے متعلق اپنی ماں کو بتانا چاہتی ہے مگر وہ اسے ایک ایسی چیز کی رشوت پیش کرتا ہے جس پر اوبی اسے انکار نہیں کر پاتی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا جادوئی مادہ ہے جس سے موت کے منہ میں پہنچی اوبی کی ماں کی جان بچ سکتی ہے۔ ثبوت کے طور پر وہ اوبی کے سامنے اپنی ایک انگلی کاٹ ڈالتا ہے جو لمحے بھر میں دوبارہ سے بن جاتی ہے۔ اوبی اسے ایک موقع دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ چاکلیٹ نما جادوئی چیز ماں کے لیے لے آتی ہے۔ اسے کھاتے ہی سال بھر سے بیمار رینٹ بالکل تندرست ہو جاتی ہے، اس کی عمر بھی ریورس ہو جاتی ہے اور وہ پھر سے جوان ہو جاتی ہے۔ ڈونلڈ جو چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس ڈسکوری پر حیران رہ جاتا ہے۔ اوبی تبھی نازی لیڈر یعنی فرر کے پاس واپس آتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تب وہ آدمی اسے اپنی اصلیت بتانے لگتا ہے کہ وہ ویلز نام کی ایک رینگنے والی ایلین مخلوق سے تعلق رکھتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب ڈائنوسور زندہ تھے اس کا بھائی ہٹلر اور انہی کے بہت سارے دوسرے ہم نسل زمین پر اترتے ہیں۔ زمین پر قبضہ کر کے وہ ڈائنوسورز کو پالتو مویشیوں کی طرح پالا کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایسٹرائیڈز زمین کو ہٹ کرتے ہیں اور سارے جانور مر جاتے ہیں، مگر ویلز امید کا دامن نہیں چھوڑتے اور یوں زمین پر وہ واحد عاقل جاندار کے طور پہ رہنے لگتے ہیں۔ تب ایک روز کمری فرر ایڈم اور ایو نام کے اپنے پالتو بندروں پر ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ویلز ایک خاص قسم کے امرت پر زندہ رہتے ہیں جو ان کی لمبی زندگی کا بھی ضامن ہے اور انہیں تخلیق نو کی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ ایڈم اور ایو کو وہی امرت دیا گیا۔ ان کا ارتقاء تیز ہوا جس کے نتیجے میں جدید دور کے انسان وجود میں آئے۔ یوں انسان کے ظہور پر ویلز بھی انسان ہی کا روپ دھار کر انسانوں کے درمیان رہنے لگے۔ ہزاروں سال بعد جنگ ہوئی جس میں زمین پر سے انسان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ ویلز کو سبق مل گیا سو انہوں نے یہ عہد کیا کہ انسان کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی غلطی پھر کبھی نہیں دہرائیں گے۔ فرر کا بھائی ہٹلر ویلز کا لیڈر ہے جو انسانوں سے سخت نفرت کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کا بھائی فرر انسانوں کی مدد کرنا چاہتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے بھائی ہٹلر کی زندگی کو زندہ جہنم بنانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ویلز کے خلاف اوبی اور ہیومن کائنڈ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اوبی کو اس ساری رام کہانی کی کوئی سمجھ نہیں آتی تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ ویلز رہتے کہاں ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ ویلز زمین کے اندر رہتے ہیں جو اندر سے کھوکھلی ہے۔ اس جگہ سورج کا متبادل بھی موجود ہے جس سے امرت کے ایک مرتبان سے توانائی ملتی ہے۔ اگر اوبی وہ امرت کا مرتبان چاند پر لے آئے تو وہ اس سے خلائی اسٹیشن کو بھی توانائی مہیا کر کے چاند کی زلزلوں کے خطرات سے دور زمین کے مدار میں زندگی جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس سے جو انرجی بنے گی اس سے لامحدود فصلیں اگانے میں بھی مدد ملے گی، یعنی ہیومینٹی کے سروائیول کا یہی بہترین اور واحد راستہ ہے۔ اوبی مزید وقت ضائع کیے بغیر ساشا سے مدد مانگتی ہے کیونکہ وہی اپنے اسپیس شپ کو زمین پر لے جا سکتا تھا۔ نیشنل گارڈ کا میلکم نام کا ایک اور آدمی بھی ان کے ساتھ ہو لیتا ہے اور ڈونلڈ اور اس کا گروپ بھی بہت اصرار سے ان کے ساتھ شامل سفر ہو جاتے ہیں۔ فرر اوبی کو ایک نقشہ بھی دیتا ہے اور وہ کٹی ہوئی انگلی بھی، جس کے بارے میں وہ اس سے کہتا ہے کہ کسی نہ کسی پوائنٹ پر وہ اوبی کے کام آئے گی۔ اگلے سین میں ساشا کا شپ زمین کی فضا میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ لینڈنگ کے لیے ایک رینڈم جگہ کا انتخاب کرتے ہیں اور بحفاظت زمین کے اوپننگ کور میں اتر جاتے ہیں۔ شپ بھی اس کریش لینڈنگ میں کسی بڑے نقصان سے محفوظ رہتا ہے اور یوں یہ گروپ زمین کے خوبصورت اندرونی حصے میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ ویلز کو شکست دے سکیں تو یہ اپنی زمین کا سیارہ ان کے قبضے سے واپس لے سکتے ہیں، تاہم فی الحال یہ اس مقصد سے یہاں نہیں آئے
न ही जंग के लिए मतलूबा रिसोर्सेज लेकर आए हैं। फिल वक्त तो ओबी का टारगेट इन वेल्स से सिर्फ अमृत का मर्तबान चुराने तक महदूद है, जिससे वो मुतबादिल सूरज को तवानाई मुहैया कर सके। तो इस इलाके में नेविगेशन के लिए वो लोग साशा का नोकिया 3000 फोन इस्तेमाल करते हैं। कुछ वक्त के लिए स्नेक गेम से डिस्ट्रैक्ट होने के बाद वो लोग अपने मिशन की तरफ पेशकदमी जारी रखते हैं और आखिरकार वेल्स की इंतजामिया के इलाके में पहुंच जाते हैं। तब हमारा तारुफ वेल्स की कौंसिल से होता है, जिसके मेंबर्स में हिटलर, मार्क जुकरबर्ग, उसामा बिन लादेन और दूसरे कई जाने पहचाने लोग शामिल होते हैं। उन लोगों का मानना है कि इंसानों के खात्मे के बाद ये लोग इंसानों से कहीं ज्यादा बेहतर कम्युनिटी है। हिटलर अब भी इसी तरह शिद्दत पसंद होता है जैसा कि वो हमेशा से था, और ये यकीनी बनाता है कि जब भी कोई सदर उसके प्रोपेगेंडे के खिलाफ जाने की कोशिश करे तो कौंसिल मेंबरान उस सदर के पर काटते हैं। वेल्स की मार्केट में पहुंचकर डोनाल्ड और इसके पैरोकार वहां अपने पैगंबर स्टीव जॉब्स को टहलता देखकर दंग रह जाते हैं। ओबी उन्हें स्टीव से दूर रहने के लिए वार्निंग करती है, मगर वो समझते हैं कि स्टीव अपने पैकारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो वो अपनी अहमकाना सोच में स्टीव की तरफ बढ़ते हैं। तो वेल्स के गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। कुछ गार्ड्स ओबी, साशा और मेलकम को भी फॉलो करते हैं, मगर वो तीनों भाग निकलते हैं। मेलकम गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है ताकि दूसरे दोनों वहाँ से निकल भागें, क्योंकि उन्हें अमृत का मर्तबान किसी भी कीमत पर हासिल करना है। वहाँ से जान बचाने के बाद ओबी और साशा वेल्स गार्ड्स का ड्रेस पहनते हैं और इस टेम्पल के गेट पे पहुँच जाते हैं जिसके अंदर अमृत रखा होता है। टेम्पल के गार्ड्स को भी उन पर कोई शक नहीं गुजरता, क्योंकि वेल्स इंसानों की जमीन पर मौजूदगी से बिल्कुल ही लाइल्म थे। यहाँ पे पता चलता है कि फुरर ने जो अपनी कटी हुई उंगली ओबी को दी थी टेम्पल के गेट खोलने के काम आती है। यूं इनका काम आसान हो जाता है और बिलाखिर मुतबादिल सूरज को तवानाई देने वाली शानदार वरीलिया का मुकम्मल नजारा उन दोनों के सामने होता है। इसी दौरान डोनाल्ड को इसके ग्रुप समेत और मेलकम को भी हिटलर के पास ले जाया जाता है। अब तक डोनाल्ड और इसके अहमक साथी अपने लीडर ओबी से वफादारी को भूल चुके होते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। डोनाल्ड हिटलर को तजवीज देता है कि वो उसके ग्रुप को उनकी जिंदगी भर की वफादारी के बदले पनाहगज़ीनों के तौर पर कबूल कर ले। तो मेलकम चेकोस्लोवाकिया के हवाले से डोनाल्ड को याद दिलाता है कि अहद निभाने में हिटलर की शोहरत अच्छी नहीं है। डोनाल्ड और इसके पूरे ग्रुप पर हमला करके हिटलर की कौंसिल के मेंबरान उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। ताहम मेलकम को जिंदा रखा जाता है, जिसकी इसके सिवा कोई वजह नजर नहीं आती कि वो इसे अच्छा आदमी समझते हैं। दूसरी तरफ टेम्पल में ओबी वरीलिया हासिल करने के लिए ऊपर चढ़ जाती है। ये कुदरती अमृत कब्जे में ले लेने के बाद अब दोनों को मेलकम को रेस्क्यू करवाना होता है और तब वापस चांद पे अपनी बेस के लिए रवाना होना है, जबकि डोनाल्ड और उसके साथी अब तक वेल्स के लिए कीमा बनकर हजम हो चुके होते हैं। हिटलर और स्टीव चांद के बासियों के खिलाफ साजिश बुनने में मसरूफ होते हैं कि मेलकम जंजीरें तोड़कर उन पर हमला कर देता है, जिसके नतीजे में वेल्स की इतनी बड़ी आबादी और 3 इंसानों के दरमियान घुमसान का रन पड़ जाता है, क्योंकि 3 इंसानों ने वेल्स की पायदार जिंदगी का वाहिद सहारा चुरा लिया होता है। वो बज़ाहिर लड़ाई का पलड़ा वेल्स की तरफ ही सही, मगर बिल आखिर फातेह तो मरकजी किरदारों को ही होना है। चंद मिनट तक तेज रफ्तार रथ का पीछा करने के बाद मेलकम और साशा बिन लादेन, हिटलर, स्टीव और तमाम वेल्स को शिकस्त दे देते हैं। इसके बाद फाइनली वो लोग अपने स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं और इसमें सवार होकर अपनी मून बेस के लिए रवाना हो जाते हैं। मगर एक चीज जिसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता वो होती है एक पहाड़ नुमा शय जो जमीन से निकलकर खला में उनका पीछा कर रही होती। चांद पे वापस पहुंचने पर रैनिट अपनी बेटी और उसकी टीम को वेलकम करती और उनकी बहादुरी और जुरात को सराहती। एंड जिस वक्त वो समझ रहे होते हैं कि ये हैप्पी एंडिंग है, तब फुरर अपने असली चेहरे के साथ सामने आ जाता है। गो कि वही इंसानों को पैदा भी करने वाला है, ताहम हकीकत ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि इंसान जिंदा रहे, बल्कि उसने तो वरीलिया के हुसूल के लिए सिर्फ इंसानों को इस्तेमाल करना चाहा था। वो मेलकम को टांग में गोली मार देता है और रैनिट से भी कहता है कि अगर वो लोग उसका हुक्म नहीं मानेंगे तो उसे भी मार डालेगा। कि अचानक एक धमाका सुनाई देता है, जिसके साथ ही हिटलर जमीन से चांद तक जुड़े इस पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर में चांद पे आ पहुंचता है और दोनों भाई यानी हिटलर और फुरर कई साल बाद फाइनल जंग में लड़ने के लिए आमने सामने होते हैं। वो हिटलर को डायनासोर पे सवार होने की वजह से अपर हैंड हासिल होता है, मगर पीछे हटने वालों में से तो फुरर भी नहीं होता कि तभी चांद को एक जोरदार जिलजिला हिट करता है, जिसकी वजह से ये अब बिल्कुल भी जिंदगी के लिए मौजू नहीं रहता।
जब सभी लोग मौत के दहाने पर होते हैं तो रेनिट अमृत का एक घूंट भरकर हिटलर से लड़ने आ पहुंचती है। वो अपनी नई ताकतों के साथ पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाती है और हिटलर को उसकी सवारी से नीचे गिरा देने में कामयाब हो जाती है। तभी एक भारी मेटल बॉक्स हिटलर के ऊपर आ गिरता है जो इस मिलेनियम के विलेन का खात्मा कर देता है। इसी दौरान ओबी अपने लोगों को स्पेस स्टेशन में सवार कर लेती है, जबकि साशा बाकी के अमृत से उसे तवानाई मुहैया करता है। ओबी अपनी माँ को भी स्पेस शिप में सवार करने के लिए इसकी मदद करना चाहती है, मगर देखती है कि बदकिस्मती से वो मलबे के नीचे दबकर मारी जाती। इसके बावजूद वो अपने जज्बात पे कंट्रोल रखती है और स्पेस शिप को जमीन के मैदान में ले आती। ताहम मुश्किलात अभी तक खत्म नहीं हुई। फुरर जो अभी तक जिंदा होता है वो चांद से स्पेस स्टेशन का कंट्रोल पैनल हैक कर लेता है। वो शिप को धमाके से उड़ाने ही वाला होता है कि ओबी को एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो फुरर के सेल फोन पर टर्मिनेशन ऐप को मुतहरिक करने के लिए नोकिया सेल फोन का इस्तेमाल करती। गो कि डोनाल्ड एक इडियट किस्म का आदमी था, मगर इसका सॉफ्टवेयर आज ह्यूमैनिटी को बचा लेता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ओबी और साशा स्पेस स्टेशन के पावर कपल के तौर पर जिंदगी एंजॉय कर रहे होते हैं, जहां बाकी भी सभी लोग खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं और अगले चंद सालों में मरीख पर आबाद होने के लिए पुरअज़्म और पुरउम्मीद है। इस फिल्म का नाम है आयरन स्काई द कमिंग रेस।